हेलो ऑल। आज हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेशन सीरीज़ में देखे हैं, बहुत ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट देखे हैं ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। बिल्कुल वैसा ही हम टेट्राहेड्रल के लिए देखेंगे, स्क्वायर प्लेनर के लिए देखेंगे और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल के लिए देखेंगे। करेक्ट। तो ये थ्योरी जो है ये बिल्कुल ज़रूरी आप देखेंगे कि मैक्सिमम वीडियोस में जो पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ है वो वीडियोस में क्या है आप देखेंगे, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। तो वो आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं है ना। मान लेते हैं कोई नया क्वेश्चन आ गया तो वो ट्रिक आपको उस जगह पे यूज़ नहीं होगा, क्योंकि शॉर्टकट हमेशा यूज़ होता है एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ही। ठीक है। आप जब थ्योरी को अच्छे से जान लेंगे, जो कि कॉन्सेप्ट है, जो मैं ये थ्योरी आपको बता रहा हूँ इसमें 3-4 बुक्स इन्वॉल्व है। ठीक है। और फिर उससे जो भी समरी निकलता है उस समरी को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये समझिए कि आपको जो यहाँ मैटर मिल रहा है बहुत ही अच्छा एक आपको मैटर मिल रहा है। करेक्ट। तो इसमें जो है ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल जानना ज़रूरी है। अगर आप ये सब नहीं जानेंगे तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है आगे रिएक्शन मैकेनिज़्म भी नहीं कर पाएंगे, है ना, आइसोमेरिज्म भी नहीं बना पाएंगे। ये बिल्कुल है कि आप जो मान लेते हैं कोई एक ऑक्टाहेड्रल का एनर्जी दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि ये स्टेबलाइज कर रहा है कि डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो आप देखेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर के अनुसार में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, आपका T2G लेवल पे जा रहा है या EG लेवल पे जा रहा है। अगर T2G लेवल पे जा रहा है तो वो आपका एक इलेक्ट्रॉन के कारण वो जो होगा आपका स्टेबलाइजिंग एनर्जी होगा, है ना। अगर वही एक इलेक्ट्रॉन मतलब अगर वो जा रहा है आपका EG लेवल पे, जो कि आपका बेरी सेंटर से ऊपर है, तो बेरी सेंटर से ऊपर अगर वो जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, आपके जो भी एनर्जी से निकल रहा है CFSE, इसको हम लोग कहेंगे कि ये डिस्टेबलाइज कर रहा है। करेक्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, चलिए देखते हैं। तो CFSE इसको बोलते हैं, इसको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी बोलते हैं, ना। तो आपको पता ही है कि जो फ्री स्टेट में जो मेटल रहता है ना, मेटल जब आपका फ्री स्टेट में रहता है गैसियस फॉर्म में, तो वो क्या रहता है, सारे के सारे क्या रहता है, डीजेनरेट रहता है। डीजेनरेट इन द सेंस सब डी ऑर्बिटल में एक ही जैसा एनर्जी रहता है। ये अगर मान लेते हैं डी ऑर्बिटल है हमारा, तो इसमें सारा एनर्जी क्या होगा, एक ही जैसा रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा तो ये हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल पे जाएगा, है ना, थोड़ा सा उससे ज़्यादा एनर्जी होगा। तो यहाँ 5 ऑर्बिटल आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब ये क्या होगा, ज़्यादा अप्रोच करेगा तो ये स्प्लिट करेगा किसमें, तो EG और T2G में अप्रोच करेगा, स्प्लिट करेगा। और ये जो है बीच में ये आपका हो गया बेरी सेंटर, है ना। तो बेरी सेंटर का काम क्या है कि ये यहाँ से T2G लेवल में जितना एनर्जी है स्टेबलाइजिंग एनर्जी हुआ, और इससे ऊपर में जो भी एनर्जी है वो क्या हो गया आपका डिस्टेबलाइजिंग एनर्जी, है ना। तो यहाँ पर आपका 3 ऑर्बिटल है और यहाँ पर क्या है आपका 2 ऑर्बिटल है ना। तो DXY, DYZ और DXZ। करेक्ट। ये हो गया आपका DX2Y2, ये हो गया DZ2। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब क्या है, फ्री स्टेट में हम लोग जानते हैं कि मान के चलते हैं कि इसमें जीरो जाता है, वही जीरो आपका बेरी सेंटर में भी आएगा। जब आप मान लेते हैं कि यहाँ पर टोटल कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। जब 6 इलेक्ट्रॉन को आप 0.4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो जो भी वैल्यू आएगा 2.4 माइनस 2.4, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन को जब आप 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी जो है आपका प्लस 2.4 आएगा ना। तो प्लस 2.4 और माइनस 2.4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट। तो जीरो हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। कैसे, तो फ्री स्टेट में जब ये आपका डीजेनरेट रहता है ना, ये डीजेनरेट है, यहाँ पर क्या हो गया, ये नॉन डीजेनरेट हो गया। नॉन डीजेनरेट में क्या हो गया, ये आपका हो गया ट्रिपली डीजेनरेट, और ये हो गया डबली डीजेनरेट, है ना। इसको लिखते हैं। तो जब फ्री स्टेट में रहता है तो किस तरह होगा, तो एनर्जी ऑफ DXY प्लस एनर्जी ऑफ DXZ प्लस एनर्जी ऑफ DYZ, है ना। यही 3 हो गया आपका T2G प्लस एनर्जी ऑफ DX2Y2 प्लस एनर्जी ऑफ DZ² इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब एनर्जी को अगर हम जोड़ेंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर ये डीजेनरेशन में है, डीजेनरेट में है, तो सारे एनर्जी इक्वल टू हमारा 0 होगा, कोई एनर्जी में अंतर नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आपको मिल गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, आप जो है इस तीनों को क्या कर सकते हैं, ये तीनों क्या है, स्प्लिट होने के बाद भी डीजेनरेट है। तो डीजेनरेट है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो DXY लिख दीजिए, 3DXY लिख दीजिए, या 3DXZ लिख दीजिए, या 3DYZ लिख दीजिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3DXY। ठीक है। और फिर प्लस यहाँ पर इसको, ये दोनों क्या है आपका EG लेवल का है, तो EG में जो है यहाँ पर या तो 2E DX2Y2 लिखिए, या फिर 2E DZ2 लिखिए। तो जो EG है उसको लिखते हैं 2E
Z2 है ना। तो ये इक्वेशन आपका इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गया आपका 2। ठीक है, ये क्यों हुआ? क्योंकि ये तीनों क्या है, इक्वल है और ये डिजनरेट है, इसलिए जो है ये तीनों के बदले में कोई एक हमने लिख दिया और ये दोनों के बदले में कोई एक लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ई डी जेड स्क्वायर माइनस ई डी एक्स वाई इक्वल टू डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल, ये इक्वेशन 3। ये कहाँ से आया? क्योंकि अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं इस तरह से, है ना, यहाँ पे आया T2G, यहाँ पे आया EG, तो ये 3 लेवल जो है, इस 3 लेवल में जैसे मैंने लिखा था ना DXY, XZ और YZ, तो हम यहाँ पर क्या लेके चलते हैं, DXY को लेके चलते हैं, EDXY, और यहाँ पर क्या है हमारा DX2Y2 और आपका DZ2 है, तो हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, हम इसको मान लेते हैं दोनों एक ही है, तो EDZ2 हम लेके चलते हैं। तो अब जो यहाँ और यहाँ के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस हो गया, यही एनर्जी क्या है हमारा, डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल, है ना। तो वही किया हमने, EDZ2 माइनस EDXY, अगर हम माइनस करते हैं दोनों को तो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल इसका वैल्यू आया, करेक्ट। तो अब क्या होगा, इस वैल्यूज़ को हमको देखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको मैं इस जगह पे बना देता हूँ। ठीक है, कैसे आ रहा है, क्योंकि ये स्प्लिट हुआ और यहाँ पे ये स्प्लिट हुआ, ये आपका T2G और ये आपका EG, तो यहाँ पर आपका जो आया है, यहाँ पर EDZ2 और यहाँ पर आया आपका EDXY। ठीक है, EDXY है T2G में। तो अब ये जो डिफरेंस है इसका और इसका जो डिफरेंस है, इसको हम लोग डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल कहते हैं ना, EG और T2G। EG में आप EDZ स्क्वायर लिखें और T2G में EDXY लिखें, है ना, तो ये डिफरेंस हो गया आपका डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल, करेक्ट, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो है, हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 जो हमारा है, इक्वेशन 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और पूरा को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे इक्वेशन 2 के साथ। तो इक्वेशन 3 में हमारा क्या है, इक्वेशन 3 में हमारा है 2EDZ2, है ना, माइनस 2EDXY इक्वल टू 2 डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल। तो इक्वेशन 3 में जो हमारा था, इसमें हमने 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब इक्वेशन 2 को इसमें लिखेंगे, तो इक्वेशन 2 को हमको माइनस करना है ना, तो यहाँ पे क्या है, 3EDXY प्लस उसके बाद प्लस 2EDZ स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 0, ये है हमारा। अब हमको क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में रहेगा, और यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, हमारा बचा क्या, 3 और 2 है, ये तो जुड़ जाएगा, तो माइनस में ये हो जाएगा 5EDXY इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल, है ना। अब क्या करना होगा, EDXY माइनस को भी उधर ले जाइए और 5 को भी ले जाइए, तो -2/5 डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल, ये क्या आ जाएगा आपका, -0.4 डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल, और इसको हम लोग कह सकते हैं 4DQ। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4DQ आ गया, ये आपका आ गया बेरी सेंटर से नीचे, है ना, मतलब ये स्टेबलाइजिंग एनर्जी हुआ। ठीक है, तो ये हमने स्टेबलाइजिंग एनर्जी को कैलकुलेट किया। अब हमें पता है कि सिंस T2G लेवल में जो है, T2G लेवल्स आर डीजेनरेट, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, EDXY इक्वल टू EDYZ इक्वल टू EDXZ इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -0.4 डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल, या फिर यही है आपका 4DQ, क्योंकि ये डीजेनरेट है, तो डीजेनरेट है तो एक जैसा रहेगा, है ना। तो अब हमको क्या करना होगा, ये 4DQ यहाँ पे लिखते हैं, बराबर ये क्या हो गया, 4DQ, है ना। सो यहाँ तक आपको मिल गया, तो ये तो आपको मिल गया EDXY EDYZ, मतलब T2G, मतलब ये मिले या ये मिले या ये मिले, इसका मतलब क्या मिला आपको, T2G का वैल्यू मिला। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, EG का वैल्यू निकालना है। तो EG का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो EG का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सिंपल है, इसको सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर देना, है ना। ये वैल्यू को क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, है ना, ऑफ EDXY इन इक्वेशन 3, है ना। इक्वेशन 3 में जब हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, EDZ2 माइनस हमारा यहाँ तक, यहाँ पे क्या था, EDXY था, तो -0.4 डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल, ये वैल्यू आया, इक्वल टू क्या था, डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो EDZ2 यहाँ पर प्लस 0.4 डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल इक्वल टू ये आएगा, और EDZ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये -0.4
बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 के साथ 0.4 माइनस जाएगा तो 0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं 6 DQ। अब हमें पता है कि Eg लेवल जो है ये क्या है, ये डीजेनरेट है ना, ये डीजेनरेट है, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं dx2y2 इक्वल टू dz2 इक्वल टू क्या आया हमारा 0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 DQ, है ना। तो इसी तरह से, लेकिन ये क्या है आपका डीस्टेबलाइजिंग एनर्जी है, ये एनर्जी जो है आपका ये डीस्टेबलाइजिंग एनर्जी। अब देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन या तो Eg लेवल में रहे या T2G लेवल में रहे, आप अब इजीली जो है इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन Eg लेवल पे रहा तो आप कहेंगे कि ये आपका डीस्टेबलाइजिंग है ना, ये डीस्टेबलाइजिंग एनर्जी होगा, है ना। और अगर T2G लेवल में वो इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि इलेक्ट्रॉन चला गया Eg में, अब आपका तो CFSE है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी निकाल रहे हैं, तो आप कैसे कहेंगे कि यहाँ पर ये डीस्टेबलाइज हो रहा है कि नहीं। आपको सीधे पूछेगा कि ये डीस्टेबलाइज कर रहा है कि स्टेबलाइज कर रहा है, आप सोचेंगे कि CFSE निकाल रहे हैं तो हमेशा स्टेबलाइज ही करेगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगर वो Eg लेवल में है, Eg लेवल में मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, ठीक है, तो अगर Eg लेवल में मैक्सिमम वैल्यू आएगा तो वो उसको डीस्टेबलाइज करेगा, करेक्ट। तो ये हमेशा मतलब कि क्या होता है ना, कभी कभी एनर्जी देने के बाद T2G से उसको ऊपर लेके चले जाते हैं, एक्साइट करने के बाद ऊपर लेके चले जाते हैं, और फिर पूछा जाता है कि अब आप बताइए कि यहाँ का CFSE क्या होगा। तो जब आप CFSE निकालेंगे तो उसको डीस्टेबलाइज कर रहा है, ना कि स्टेबलाइज कर रहा है, करेक्ट। ठीक है, सिंपल वे में तो पहले आपका T2G भरेगा तभी Eg लेवल में जाएगा, अदरवाइज़ क्या होगा, जब आप उसको कोई पार्टिकुलर एक एनर्जी दे करके उसको क्या कहते हैं एक्साइट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली T2G से Eg लेवल पे जाता है, और Eg लेवल में जाने के बाद फिर आपको कहता है कि CFSE कैलकुलेट कीजिए, तो उस समय में वो क्या हो जाएगा, डीस्टेबलाइजिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड डीस्टेबलाइजिंग एनर्जी होगा, है ना कि स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगा। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है आपका, ये टिटेनियम है ना, H2O 6 टाइम्स और यहाँ पे 3+, तो इसमें टिटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, सिंपल है, टिटेनियम 3+ होगा। ऐसे नॉर्मली में टिटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, तो 3D2 और 4S2, तो जब टिटेनियम 3+ हो गया तो यहाँ 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो 3D1 है ना, तो D1 सिस्टम है ये, तो D1 सिस्टम है तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब जैसे ये स्प्लिट करेगा, है ना, Eg T2G, तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहीं पर रह जाएगा। अब कहेगा कि इसको कैलकुलेट करने के लिए, तो और अगर दिया हुआ है कि डेल्टा ऑक्टाहेड्रल अगर आपका 58 किलो कैलोरी पर मोल है ना, तो आपको क्या करना है, इसमें CFSE निकालना है ना। तो ये CFSE निकाल के आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है, इस क्वेश्चन का CFSE निकाल के आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, है ना। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको आप बनाएंगे, आप इसी तरह से आपका सारा क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो इसको आप सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, हमको समझ में आ जाएगा कि कितना आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट लगता है कि आपको जानना चाहिए, तो आप इजीली जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको वो कॉन्सेप्ट भी ड्राइव करके बता देंगे, है ना। वो कॉन्सेप्ट भी हम आपको ढूंढ करके और फिर एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर के ये से, ठीक है। और अगर लाइव क्लास की आपको ज़रूरत है तो लाइव क्लास के लिए आप हमारा GKM क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए, बैच में जाइए, जिस भी बैच में जाना है आपको, बैच में जाना, जैसे गेट का है, IIT JAM का है, फिर सेमेस्टर वाइज है ना, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का है, तो आपको जिसमें भी जाना है उस बैच में जाने के बाद फिर वहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेगा। हमारे पास लाइव क्लासेस अभी चल रहा है, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अभी जैसे ये वाला हो गया, अभी नेक्स्ट जो है हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ, है ना, स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स। किस में देखेंगे हम लोग, 2 है, स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है। तो स्क्वायर प्लेनर के पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स ऑफ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का कॉन्सेप्ट से जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आता है ना, जो Z in Z out होता है ना, Z in Z out, वो हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ के लिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट जानेंगे कि यहाँ जो Z डायरेक्शन में जो भी लिगेंड अप्रोच कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो सेंट्रल मेटल से बहुत दूरी बनाए हुए है ना, अप्रोच तो कर रहा है लेकिन बहुत दूरी बनाए हुए है, मतलब जो Z आउट कन्फिग्रेशन है, मतलब बहुत दूरी बनाया हुआ है, जिसके कारण क्या होगा, इसका रिपल्शन कम होगा। रिपल्शन कम होगा तो क्या होगा, इसका एनर्जी लेवल जो DZ2 या DXY, सॉरी XY नहीं, XZ या ZX है, उसका एनर्जी क्या होगा, जो ऑक्टाहेड्रल में एनर्जी था उससे भी
नीचे चला जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो जेड डायरेक्शन में अप्रोचिंग है वो क्या है आपका बिल्कुल कम है, क्योंकि रिपल्शन नहीं हो रहा, डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए रिपल्शन नहीं हो रहा, ठीक है। रिपल्शन नहीं हो रहा तो इसका एनर्जी कम हो जाएगा, और एनर्जी किसका ज़्यादा बढ़ेगा, तो dx2y2 का और xy का। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वो प्लेन में है और इक्वेटोरियल में ज़्यादा बॉन्ड आपका बन रहा है, तो ये स्पेस में आ रहा है और फिर क्या कर रहा है, इसमें रिपल्शन बढ़ रहा है, रिपल्शन बढ़ने के बाद ये हायर ये में चला जाता है, और जो आपका z जो भी है dz2 हो या dxz yz जो भी है वो एनर्जी थोड़ा सा नीचे आ रहा है, जो ऑक्टाहेड्रल में, क्योंकि हम लोग ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये किस तरह से रहेगा, ये जैसे बिल्कुल वैसे ही हम लोग पहले सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल है तो इस तरह से बना लेंगे, यहाँ पर तीनों बना लेंगे dxy yz zx, है ना, ये t2g है हमारा, ये eg है हमारा, ठीक है, और यहाँ पर हो गया dx2 y2 और ये हो गया dz2, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये फर्दर स्प्लिट करेगा, है ना। तो अब हमने क्या कहा कि dz2 का एनर्जी कम होगा, है ना, dz2 का, क्योंकि z डायरेक्शन में जो है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है ना, डिस्टेंस में है तो रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा तो x2 y2 से ये हो गया आपका dx2 y2 से ये कम होगा, है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर भी जो है ये स्प्लिट करेगा दो लेवल पे, तो यहाँ पर dxy, है ना, dxy क्या होगा आपका, इसका एनर्जी ज़्यादा होगा, और यहाँ पर जो है आपका ये dxz और dyz का एनर्जी कम होगा, क्योंकि z डायरेक्शन में जो है वो बहुत दूरी पे है, तो यहाँ पर ये अप्रोच लिगैंड के साथ उतना रिपल्शन नहीं होगा, एनर्जी भी कम होगा, जिसके कारण ये नीचे होगा, और बाकी ये दोनों ये dxy जो है वो ऊपर होगा। तो यहाँ से यहाँ जो एनर्जी का डिफरेंस है इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा, क्या कहते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, है ना, ये एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपको, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं अगर हम बोलेंगे कि इसका एनर्जी ऑर्डर लिखिए, तो एनर्जी ऑर्डर आप कैसे लिखेंगे, dxz इक्वल टू dyz से ज़्यादा है dxy ग्रेटर देन dz स्क्वायर, ये ज़्यादा, ये से ज़्यादा जो है dx2 y2 है, ये इसका एनर्जी ऑर्डर हो गया। इलेक्ट्रॉन इसी तरह से फिलअप होगा, पहले यहाँ पर 1 2 3 4, फिर यहाँ पर 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर प्लेनर की बात करेंगे हम लोग। तो स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है हमारा, z डायरेक्शन में z कंपोनेंट जो है आपका, z कंपोनेंट रिमूव्ड, है ना, z कंपोनेंट होता ही नहीं, स्क्वायर कॉम्प्लेक्स में z कंपोनेंट क्यों होगा, ये तो स्क्वायर प्लेनर है ना, एक स्क्वायर पे रहेगा, ये आपका किस में रहेगा, आपका सिर्फ इसमें हॉरिजेंटल में रहेगा, है ना, इस तरह से ऊपर और नीचे कुछ नहीं रहेगा। तो स्क्वायर प्लेनर की बात करेंगे, z कंपोनेंट है ना, तो z कंपोनेंट के लिए क्या होगा हमारा, z कंपोनेंट को हम लोग इसमें रिमूव कर देंगे, और इसके कारण क्या होगा हमारा dz स्क्वायर और साथ में कौन सा है dxz एंड dyz, इस तीनों में क्या होगा, एनर्जी बिल्कुल ही नीचे चला जाएगा, है ना। और रिपल्सन किस में बढ़ेगा, जो आपका इस प्लेन में सरफेस में क्या है, xy प्लेन है, तो इसलिए dx2 y2 एंड dxy इसका जो है एनर्जी बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं किस तरह से, थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं इसको छोड़िए, यहाँ पे बनाते हैं क्योंकि स्प्लिट करेगा ये। पहले तो हम लोग इसको सिंपली स्प्लिट कर देते हैं, T2G और EG में कर देते हैं, यहाँ पर दो बना देते हैं, एक dx2 y2 और एक dz2, और इसमें तीन बना देते हैं dxy yz और zx। अब क्या होगा ये देखिए, ये स्प्लिट करेगा dx2 y2, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे dz2, ये स्प्लिट करेगा, दो रहेगा यहाँ पे dxz और dyz, ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ पे dxy। तो देखिए dxy कहाँ चला गया आपका, dz2 के भी ऊपर चला गया, ठीक है। अब ये देखिए मैक्सिमम बुक में क्या दिया हुआ है, ये dz2 जो है इसको dxz और dyz के भी नीचे ले गया, जैसे आप पूरी शर्मा कालिया में देखेंगे, तो z2 को जो है इसके नीचे कर दिया। लेकिन जब आप मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के जो फैकल्टी हैं उनका अगर आप देखेंगे
तो उसमें आप पाएंगे, मैं बता देता हूँ नाम क्या है उन राइटर का, हम आर गोपालन है ना, तो आर गोपालन बुक में देखेंगे तो वहाँ पर आप क्या देखेंगे, DZ2 नीचे में है, ठीक है, DZ2 इसी पोजीशन पे है। फिर अगर आप JD ली बुक देखेंगे तो JD ली में भी आप देखेंगे DZ2 यहाँ इस जगह पे है। रीज़न भी है क्योंकि ये इजी लेवल में ऑलरेडी ये जो है बेरी सेंटर से जो है आपका ऊपर के मतलब डिस्टेबलाइजिंग एनर्जी में आता है, तो इसको इतना भी कम एनर्जी नहीं कर देना है कि ये जो है DXZ और YZ के नीचे आ जाए, है ना। तो इसके नीचे आने का इसका कोई तुक नहीं बैठता, इसलिए ये इसी जगह पे फिक्स है। तो अगर इसका एनर्जी ऑर्डर हम निकालेंगे तो एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, इसका एनर्जी ऑर्डर हो जाएगा आपका DXZ इक्वल टू DYZ से ज़्यादा एनर्जी है आपका DZ² का, उससे ज़्यादा एनर्जी है DXY का, उससे ज़्यादा एनर्जी है DX2Y2 का, ठीक है। तो इस तरह से इसका एनर्जी ऑर्डर है। मतलब सबसे पहले क्या है, 1 2 3 4 भर गया, फिर 5 6 7 8 DXY में जाएगा, फिर 7 8 हो गया, फिर 9 10, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर गया। तो ये एनर्जी ऑर्डर इसका हो गया। अब क्या देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो है ये एनर्जी डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा स्क्वायर प्लेनर, है ना। तो ये स्क्वायर प्लेनर एनर्जी हुआ। इसके स्क्वायर प्लेनर का जो है क्या हो गया, ये एनर्जी, ठीक है। सो इस एनर्जी, ये एनर्जी क्या होता है आपका, जो ऑक्टाहेड्रल है उससे ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं SP इक्वल टू 1.3 टाइम्स डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, है ना। तो ये इतना ज़्यादा होता है, 1.3 टाइम्स ज़्यादा होता है। जो स्क्वायर प्लेनर का एनर्जी होता है वो ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी से 1.3 टाइम्स ज़्यादा होता है, करेक्ट। तो यहाँ पर ये स्क्वायर प्लेनर हो गया। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम है, पहले आप जो है उसका कॉन्सेप्ट को जानिए। कॉन्सेप्ट जानने के लिए आपको थ्योरी जानना होगा, क्योंकि मैं 3-4 बुक से जो है ये मटेरियल निकालता हूँ, उसको समराइज़ करता हूँ, फिर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। इतना इजी नहीं है कि कहीं से भी उठा करके कुछ बना दिया। 4-5 प्रॉब्लम आजकल क्या है, जितने भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेंगे उसको देखेंगे आप, बुक इजीली मार्केट में मिल जाता है। आप 2-4 कॉन्सेप्ट को पढ़िए, इजीली उसको सॉल्व करके जो है वीडियो बना लीजिए। लेकिन वैसा नहीं है, आप पहले जो है इसको थियोरेटिकली कीजिए। इस थ्योरी से आपको क्या मिलेगा, आपको एकेडमिक भी हेल्प मिल जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी ब्रश अप हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमें जितने भी प्रॉब्लम है प्रीवियस ईयर का, ऐसा नहीं है कि मैं वो नहीं बनाऊंगा, वो भी बनाऊंगा। और उसके साथ उस समय में मैं कुछ शॉर्टकट आपको दूंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं दे रहा हूँ। अभी आपको जो है जो एक्चुअल एज इट इज़ जो है केमिस्ट्री, वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये नहीं सीखेंगे तो कितने भी शॉर्टकट सीख लीजिए आप, 2 दिन के बाद वो भूल जाएंगे। आज वीडियो देखेंगे, अच्छा लगेगा कि तुरंत तुरंत सॉल्व हो रहा है, 2 दिन के बाद फिर आपका वो सॉल्व नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इस कॉन्सेप्ट को आप जानेंगे, इस कॉन्सेप्ट को जानेंगे तो क्या होगा, एक बार ये दिमाग में बैठ गया तो फिर क्वेश्चन कितना भी घूम के आए, जब होता तो यही है सारा, मतलब इसी बेसिस पे होगा। अब स्क्वायर प्लेनर का तो यहाँ चेंज नहीं होगा, लेकिन एग्जाम्पल चेंज हो सकता है ना। तो जब आप अगर कोई एग्जाम्पल के द्वारा आप उस वीडियो को देखते हैं या सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाती है, एग्जाम्पल चेंज हो गया तो आप फिर प्रॉब्लम फंस जाते हैं कि क्या होगा। लेकिन यहाँ पर जब इस कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं तो कोई भी एग्जाम्पल चेंज हो, अगर इस कॉन्सेप्ट पे बैठ रहा है तो आंसर ये इसी तरह का आएगा, है ना, ठीक है। और फिर उसमें एक और चीज़ हम देखे हैं ज़्यादातर वीडियोस में कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को बताते हैं वो लोग किसी प्रॉब्लम में, और कहते हैं कि इसका पता नहीं कैसे होगा, इजी वे में है कि आप इसको याद कर लीजिए। तो ये नहीं है कि आप उसको याद कर लीजिए ना, सबका एक आंसर होता है। केमिस्ट्री में, साइंस में खास करके, चाहे वो केमिस्ट्री ही क्यों, बायो हो, फिजिक्स हो, इसमें कभी भी एक्सेप्शन वर्ड नहीं होता। एक्सेप्शन होता है, हम उस डेफिनेशन में उसको हटाने के लिए एक्सेप्शन देते हैं, लेकिन उस एक्सेप्शन का अपना एक एक्सप्लेनेशन होता है ना। तो वो एक्सप्लेनेशन क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर ही ख़त्म करते हैं। अब बचता है आपका टेट्राहेड्रल, है ना। टेट्राहेड्रल का देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो है कंपेयर करेंगे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल का एनर्जी, ठीक है, सारा चीज़ कंपेरिजन देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए थैंक यू, है ना। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अभी जो और भी क्वेश्चन आंसर मैं करूँगा, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करूँगा इस पे, जो कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्टिव या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ताकि आपको इजीली वो मिल जाएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे, ताकि आपको इजीली मिल जाएगा सारा वीडियोस, ठीक है। थैंक यू।